मैं हूं हबीब जतोई एजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। मौजूद नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शंस कराने के हवाले से 90 डेज़ में जो फैसला आया है वो तो आ गया, लेकिन आज हम उस पर बहस करेंगे कि क्या ये फैसले पे हुकूमत अमल कराएगी या हुकूमत अमल कराने के पोजीशन में है या नहीं। अल्टीमेटली इसका ही हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाएं। ज़हनी तौर पे अवाम तैयार हैं कि इलेक्शन 90 डेज़ में हों। तो मौजूद नाज़रीन, जैसे आप सब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो लार्जर बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ता बंदयाल के सरबराही में, उसका फ़ैसला वही आ गया जो नाज़रीन मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी कहा था, जो अक्सर लोग कह रहे थे, अक्सर जो सहाफ़ी और दानिश्वर और जो तज़ियाकार हैं वो सब यही कह रहे थे। एक्सपेक्टेड फैसला आया जिसकी तवक्को थी और जिसके बारे में सब लोगों ने ये समझा हुआ था कि यही फैसला आएगा, क्योंकि मौजूद नाज़रीन ये हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे, इंसाफ के सबसे बड़े इदारे के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक धब्बा है कि बेंच बनने से पहले ही बेंच को देख के लोग समझ जाते हैं कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा। लेकिन इससे भी बढ़कर अब तो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगने लगा है, और पहले तो अपोजिशन वाले या हुकूमत वाले या तज़ियाकार या जो कोर्टों के मामलात को देखते हैं वो ये सिर्फ एलिगेशन लगाते थे, लेकिन अब तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से खुद जो है वो बेंच फिक्सिंग का न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस यहया आफरीदी की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया, और जो एक बेंच लास्ट मिनट्स पे तब्दील की गई थी, जस्टिस यहया आफरीदी की जो सरबराही में बेंच बना था उसको जो लास्ट मिनट में चेंज किया गया था। तो उसी हवाले से जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस यहया आफरीदी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उसी बेंच में कॉल किया और उससे पूछा कि ये क्यों किया गया है और उसके वजूह बताए जाएं, और ये बेंचेस जो लगती हैं या फिक्स होती हैं वो कौन करता है, उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक फैक्टर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि वो ये सब कुछ जो है वो चीफ जस्टिस के कहने पे करते हैं, और जब उससे पूछा गया कि क्या कि चीफ जस्टिस साहब कोई तहरीरी हुक्मनामा बेंच लगाने के लिए देते हैं या ऐसे ही ज़बानी कलामी वर्बल डिसीजंस पे, वर्बल आर्डर्स पे होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि अक्सर व बेशतर जो है वो वर्बल आर्डर्स पे, ज़बानी कलामी पे हमें कह दिया जाता है, तो हम वो बेंचेस लगा देते हैं। तो वो जो फैसला है वो फैसला आ गया जिसका सबको इंतज़ार भी था और जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस फैसले के आने से मसला जो था वो हल होने के बजाय और ज़्यादा गंभीर हो गया है और ज़्यादा जो है वो इंतशार पैदा हो गया है, क्योंकि एक तो जो जस्टिस अभी जो आखिर में 5 जजेस की जो बेंच रह गई थी, तो जैसे नाज़रीन आपको पता है कि 9 मेंबर बेंच था, जिसमें से 2 मेंबर जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल हसन, उसने तो इल्ज़ाम लगने की वजह से बेंच से अलहदगी अख्तियार कर दी थी, और जब 2 जो जजेस थे, जस्टिस अत्तर मिनल्लाह और जस्टिस यहया आफरीदी, उन्होंने जो नोट लिखा था और अपने तहरीरी नोट में जो 23 तारीख जो पहले दिन की हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने अपने अलग से नोट लिखे थे, और उनमें उन्होंने कह दिया था कि सो मोटो एक्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अल्ट्रा अपील कोर्ट में केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट हमारी ऑनरेबल आईनी इदारा है और उसका हमें एहतराम करना चाहिए। एक तो ये सबब है, और दूसरा सबब ये है कि सो मोटो को किस तरह लेना चाहिए और ये अख्तियार किस तरह हो,
और एक जज साहब ने तो ये तक कर दिया कि फुल कोर्ट बनाई जाए। ये बहुत अहमियत का मामला है और जो है वो फुल कोर्ट में इस केस को सुना जाए। तो जैसे कि इस सारी तफसीलात से नाज़रीन आप वाकिफ़ हैं, जो बेंच रह गया 5 मेंबर का, उनमें से 2 मेंबर्स ने जिसमें जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जो जस्टिस दूसरे जस्टिस रह गए, तो उन्होंने ये फैसला दे दिया कि जो उनके पहले 2 बिरादर जजेस यया अफरीदी और दूसरा जज जो अलग हो गए थे, उनके फैसले के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सो मोटो एक्शन नहीं बनता, तो हम भी उनके फैसले की तायद करते हैं, ये सो मोटो एक्शन नहीं बनता और हम इसको डिसमिस करते हैं। तो इस तरह से एक कंट्रोवर्शियल फैसला आ गया है, इस लिहाज से कि 2 पहले जज क्योंकि उनका भी रिटन जो नोट्स हैं वो फैसले में शामिल किए गए हैं, तहरीरी हुक्मनामे में शामिल किए गए हैं, तो वो उनका फैसला मिला के और जो दो ये जज हैं इनका फैसला मिला के हुकूमत ख़ास तौर पे ये कह रही है कि 4 जज 4-3 के हिसाब से 4 जजेस ने जो है वो सो मोटो को डिसमिस किया है और 3 जज जो है उन्होंने सो मोटो के हक़ में फैसला दिया है। तो बाकी कुछ नाज़रीन जैसे आपको पता है कि कुछ जो आईनी माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो आखिर में 5 जजेस बेंच में रह गए हैं वो 5 जजेस की बेंच ने केस सुना है, तो उनमें से जो मेजॉरिटी 3 जजेस चीफ जस्टिस की सरबराही की क़यादत में 3 जजेस का जो मेजॉरिटी डिसीजन है और वही काबिल कबूल होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो उसने जन्म लिया है। हुकूमत ये उसकी तशरीह कर रही है कि 4 जजेस ने जो है वो सो मोटो को डिसमिस कर दिया है, जबकि दूसरी साइड बोल रही है कि नहीं, 3 जजेस, क्योंकि 5 जजेस की बेंच रह गई थी तो 3 जजेस मेजॉरिटी में उन्होंने सो मोटो को कबूल करते हुए ये हुक्मनामा जारी किया है कि सदर पाकिस्तान जो है वो पंजाब असम्बली के इलेक्शन चीफ कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करके पंजाब असम्बली की डेट अनाउंस करेंगे और जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं वो जो है वो भी इलेक्शन कमीशन से मशावरत करके वो 90 डेज़ के अंदर आइन के दिए हुए टाइम फ्रेम में इलेक्शंस का अनाउंस करेंगे। लेकिन इससे एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। अच्छा ये होता कि फुल कोर्ट चीफ जस्टिस साहब बना लेते तो उसमें जो है वो फैसला हो जाता और सबको काबिल कबूल हो जाता, लेकिन अब ये फैसला भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है और अब देखना ये है कि हुकूमत उस पर अमल करती है नहीं करती है, चीफ इलेक्शन कमीशन उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं और हालात क्या हैं, क्योंकि हुकूमत के पास और चीफ इलेक्शन कमीशन के पास एक सॉलिड रीजंस मौजूद हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि हालात मुल्क के बहुत ख़राब हैं, ख़ास तौर पे मुआशी हालात इतने ख़राब हैं कि IMF ने जो है वो नए शराइत लगा दिए हैं, 3-4 नए शराइत लगा दिए हैं। ये तवक्को की जा रही थी और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों के अंदर जो स्टाफ एग्रीमेंट है वो IMF के साथ हो जाएगा, लेकिन हुकूमत के इस बुलंदबाग दावे के बरखिलाफ IMF ने फिर शराइत लगा दिए हैं और उनमें सबसे बड़ा शर्त ये है कि बिजली के मद में जो है वो 3.82 रुपीज़ मतलब कोई 4 रुपये के करीब जो है वो मुस्तकिल तौर पे फ़ी यूनिट की जो है कीमत बिजली की बढ़ाई जाए। एक सबसे बड़ा ये शर्त लगाया है। दूसरा शर्त ये है कि टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट दिया गया है IMF के साथ तय किया गया है उसका रिटर्न में लिख के दिया जाए और उस पर अमल किया जाए, वो उतनी टैक्स कलेक्ट की जाए जितना कि मुआहदा किया गया है। और उससे भी ज़्यादा जो दूसरा है कि ये भी रिटर्न में लिख के दिया जाए कि 8 अरब डॉलर का जो दूसरे दोस्त ममालिक से जैसे चाइना से, सऊदिया से, UAE से या कतर से जो 8 अरब रुपए की जो लोनिंग होनी है उसको भी कंफर्म करके लिखत में एग्रीमेंट करके दिया जाए।
और उसके साथ और दूसरी बड़ी शराइत और तनकीद पाकिस्तान की हुकूमत पे की गई है। ख़ास तौर पे जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि IMF ने पाकिस्तान हुकूमत को कहा है कि ये जो सिगरेट माफिया है पाकिस्तान के अंदर, उनकी 2 डजन्स के करीब 24 से भी ज़्यादा जो हैं वो इलीगल फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सिगरेट बनते हैं, और सालाना वो 80 अरब रुपए की टैक्सेस जो हैं वो चोरी करते हैं। और न सिर्फ इतना, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों पे इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो सिगरेट माफिया है उनके सरगने जितने भी हैं, उनके बड़े बड़े सरगने तीनों बड़ी पार्टी पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टीज़ जो हैं, जिसमें मैं जो है वो PTI, इमरान खान की PTI, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी, उनके जो सेनेटर्स हैं वो उनमें वो सिगरेट माफिया के जो सरगने हैं वो भी शामिल हैं। तो IMF ने डायरेक्टली पाकिस्तान के जो इत्तेहाद है या अपोजिशन है उन पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो जो इलीगल सिगरेट का कारोबार करते हैं और टैक्स चोरी करते हैं, मुल्क का ख़जाने के टैक्स चोरी करते हैं, तो उनके सरगनों के साथ एक जो है वो इन पार्टीज़ का जोड़ है, और ये पार्टीज़ जो हैं उनको सेनेटर बनाती हैं। तो और दूसरा ये है कि ये जो IMF का शिकंजा और मजबूत हो गया है, और IMF पैसे देने के बजाय और स्टाफ और एग्रीमेंट करने के बजाय और रोज़ जो है वो नए शराइत लगा रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरा जो सबसे बड़ा है कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने ये इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो जो 35 अरब से ज़्यादा दोनों असेंबलीज़ के इलेक्शंस पे खर्चे होंगे तो उनके लिए पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ये जो डिजिटल सेंसस है, जो आदमशुमारी नहीं कराई जा रही है, सो इससे पहले जब 2017 वाले सेंसस के तहत इलेक्शंस कराए गए थे तो उस वक़्त भी एतराज़ किया गया था मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, और कहा गया था कि ये जो सेंसस है वो उस पर हम इत्तेफाक नहीं करते, इसके जो इसमें जो है वो घपले हैं, हेरा फेरी है, तो इस पे इलेक्शंस नहीं कराए जाए। लेकिन फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चारों सूबों और वज़ीर आज़म और इमरान खान की पार्टी भी उसमें शामिल थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि आगे जो भी इलेक्शंस आएंगे वो हम नए सेंसस के तहत कराएंगे। और जाहिर है इसी नए सेंसस के तहत जो डिजिटल सेंसस जिसे नाम दिया गया है उसी के तहत डिलिमिटेशंस होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है, और उन्हीं के तहत उन्हीं डिलिमिटेशंस के तहत जो है सो नेक्स्ट इलेक्शंस होने हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत है, नीड है, लाजमी तौर पे इसको करना लाजमी है। और उससे भी ज़्यादा जो आइन जो उज़र है हुकूमत के पास, जो दलील है वो ये है कि 18th अमेंडमेंट में ये फैसला किया गया था, ये तरमीम की गई थी कि इलेक्शंस जो हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स कराएंगी, और प्रोविंशियल इलेक्शंस और नेशनल असेंबली की इलेक्शंस जो हैं वो केयर टेकर्स गवर्नमेंट के थ्रू होंगी। तो अब अगर प्रोविंशियल असेंबलीज़ का जो हुकूमत के पास दलील है कि अब अगर 2 बड़ी प्रोविंशियल असेंबलीज़ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के हम पहले से इलेक्शंस करा देते हैं और वहाँ पे हुकूमतें किसी भी पार्टी की आ जाएँ, तो जब नेशनल इलेक्शंस आएंगी तो उस वक़्त जो है नहीं हो सकेगा। उस वक़्त उन पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन असेंबली इन सूबों में बैठी होंगी, और जाहिर है जिस पार्टी की गवर्नमेंट जिस सूबे में होगी तो वो अपनी पार्टी के हक़ में नताइज पे असरअंदाज हो सकती है। तो नाज़रीन यही वो सबब हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ा जो सबब है वो IMF और मुआशी बदहाली का है, और मुल्क बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट के तरफ ये तो अब की तरफ बढ़ रहा है। ये तो हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और उसके ये तो डिफेंस मिनिस्टर क्या एक से ज़्यादा हमारे जो लीडरान हैं ये सीधी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात मान चुके हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है।
इन हालात में हमारा सियासी झगड़ा और हमारे इदारों की जो सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से ख़ुद को डिवाइडेड साबित किया है और इंसाफ के उसूलों को पायमाल किया है, और जिस तरह से इंसाफ को न सिर्फ, जैसे मैंने कल भी अपने एक व्लॉग में कहा था कि इंसाफ का तकाजा ये होता है कि न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहा है। तो नाजरीन, अब देखना ये है, और जितने भी हमारे इन हालात पे गहरी नज़र रखे हुए हैं, इलेक्शंस पे, फ्यूचर पे, इकोनॉमी पे, IMF पे, और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है और अनसॉल्व कन्फ्लिक्ट है जिसको सॉल्व करने के लिए कोई भी कुव्वत, कोई इदारा मौजूद नहीं है। तो नाजरीन, इसमें बहुत ही कम लोगों को ये उम्मीद है कि 90 डेज़ में ये इलेक्शंस हो सकेंगी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 के मैं मानता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि आखिरी वक्त में 5 मेंबर बेंच रह गई थी और उनका फैसला 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस कराने का है, और सदर पाकिस्तान को और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ये फैसले में बाउंड किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत से डेट अनाउंस करेंगे, और इलेक्शन कमीशन को और सूबाई हुकूमतों को और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन जारी किया गया है कि वफाकी हुकूमत जो है वो ज़िम्मेवार है सूबों में और वफाक में इलेक्शंस कराने के लिए, और जितने भी इंतजाम हैं वो वफाकी हुकूमत को करने हैं और उनको इन इंतजाम को यकीनी बनाना है। तो हम उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ जो आइन में लिखा गया है कि असेंबली के तहलील होने की सूरत में जो है वो 90 डेज़ में इलेक्शन हर हाल में होने हैं, तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो और इंतशार बढ़ेगा और मुल्क जो है वो इस इंतशार का मुतामिल नहीं हो सकता। इसी के साथ नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे हमेशा की तरह ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल SJ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।